Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss Chemistry 9, Chapter number 2, FLP2. There are 31 questions in this paper comprising 12 MCQs, 4 long and 15 short questions. That is full board pattern paper. And FLP2 means it contains all knowledge based, understanding based and application based questions. Okay, first of all, multiple choice question. Question number 1, how many electron can K shell accommodate? K shell के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन इज मोर देन इलेक्ट्रॉन? मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम डी ऑप्शन देखें 3 तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में इतना थोड़ा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, सो 1840 बी ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के नंबर ऑफ आइसोटोप्स कितने हैं? आप 3 हैं. ठीक है, आपकी बुक के अंदर मेंशन है. एक है प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड थर्ड वन इज ट्रीटियम. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4, विच आइसोटोप्स ऑफ कार्बन इज इन अबंडेंस? इनमें से कार्बन का कौन सा आइसोटोप है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ठीक है, तो हमारे पास C12 ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज C12 जो है वही हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कार्बन का मास 12 ही लेते हैं. इसी वजह से लेते हैं क्योंकि नेचुरली दुनिया के अंदर ये वाला सबसे ज़्यादा पाया जाता है. सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट. यूरेनियम हैज़ नंबर ऑफ आइसोटोप्स. यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं. ठीक है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेल कंसिस्ट ऑफ 3 सब शेल्स? ठीक है, इनमें से 3 सब शेल्स किसके हैं? तो ओ शेल तो आपने अभी बुक में नहीं है, तो इस वजह से आप इसको तो बिल्कुल ही स्किप कर देंगे. ठीक है, उसके अलावा आपके पास हैं एम, एल और एन. ठीक है, तो एन जो है उसके अंदर तो 4 सब शेल होते हैं. ठीक है, एंड एल शेल जो है इसके अंदर, क्योंकि दूसरे नंबर पे शेल आता है तो इसके अंदर 2 सब शेल होते हैं. ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, बिकॉज थर्ड नंबर पे एम आता है. ठीक है, के से स्टार्ट होते हैं. फर्स्ट के, सेकंड एल और थर्ड एम. तो एम के अंदर क्योंकि उसका शेल नंबर 3 है तो उसके अंदर सब शेल भी 3 होते हैं, एस, पी एंड डी. That's why D option is correct. Next, when an electron jumps from lower orbit to higher orbit, so energy is. ठीक है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, आप नीचे से ऊपर वाली सीढ़ियों पे जाते हैं तो आपकी एनर्जी यूज़ होती है, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट कोई यानी ये भी उसी तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन जब लोअर से हाई ऑर्बिट में जाता है तब भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, उसे एनर्जी चाहिए होती है. सिमिलरली 8 है, आ शेल क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस इज ऑफ. जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा करीब होता है उसकी एनर्जी बच्चों सबसे ज़्यादा कम होती है, यानी वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है उसकी एनर्जी कम होती है. ठीक है, तो इसलिए जो शेल न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज है यानी सबसे नीचे है उसकी एनर्जी सबसे कम है. नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 9, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सल्फर? ठीक है, सल्फर का अगर आप देखें इन सब में से, तो अगर ऑप्शन नंबर डी को देखा जाए एक दफ़ा तो आप देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ये हम पहले बनाते हैं, फॉलो करते हैं. ठीक है, सो वो चीज़ एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगी. ठीक है, यहाँ पे एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स. तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन आपको डिटेल से करूँगी कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से लिखते हैं. ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये है कि स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, स्कूल दो एस 2 दफ़ा, फिर पब्लिक स्कूल भी 2 दफ़ा. तो अगर डी ऑप्शन देखें तो यहाँ स्कूल, स्कूल, पब्लिक, पब्लिक. ठीक है, पब्लिक 2 दफ़ा नहीं आ सकता, आप यहाँ पे आना चाहिए था स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल. ठीक है, यानी यहाँ पी की जगह एस आना चाहिए था, एस को इधर आना चाहिए था, उसके बाद पी आना चाहिए. ठीक है, तो इस वजह से डी ऑप्शन बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गई, क्योंकि उसकी तो सीक्वेंस ही करेक्ट नहीं है. ठीक है, बाकी के तीनों ऑप्शंस का सीक्वेंस करेक्ट है. देखें, स्कूल, स्कूल, पब्लिक, इसी तरह स्कूल, स्कूल, पब्लिक, इसी तरह स्कूल, स्कूल, पब्लिक. ठीक है, तीनों का करेक्ट सीक्वेंस है. अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखने की बात है, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सल्फर का एटॉमिक नंबर. जब तक आपको वो नहीं पता होगा आप नहीं कर सकते, इसलिए वो जो आपके बुक में टेबल बना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, उसके सबके एटॉमिक नंबर्स लाजमी याद करना. सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16. ठीक है, 16. तो अगर अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके. ठीक है,
जो यहाँ पर लिखे होते हैं इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। 2 ये हैं, 2 4 6 10 हो गए, फिर 12 हो गए, और ये हो गए 13 14 15 16 17, ये तो 18 हो गए, ज़्यादा हो गए, ठीक है। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको, तो ये भी 2 4 और 6 मिला के 10 हो गए, 12 13 14 15, ये तो 15 है, हमें चाहिए सल्फर 16, तो इसलिए बी ऑप्शन इज आल्सो इनकरेक्ट। अब सी ऑप्शन ही लेफ्ट बची है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 2 4 6 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपकी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एन शेल में आ सकते हैं, ठीक है। तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सर ये बी 3 ऑप्शन, 3 तो किसी का भी नहीं ना है नंबर, ठीक है। के एल एम एन चारों में से 3 किसी में भी नहीं आता, तो ये क्रॉस होगी, ठीक है। बाकी आपको पता है के में आ सकते हैं 2, एल में आ सकते हैं 8, ठीक है। फिर एम आता है, एम में आ सकते हैं 18, और फिर आता है एन शेल जिसमें आ सकते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द पी सब शेल हैज़, जो पी सब शेल है उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। पी के फर्दर ऑर्बिटल्स 3 होते हैं बच्चे, 3 ऑर्बिटल, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाईली पेनिट्रेटिंग रेज आर, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, ठीक है, लेकिन ये इतने आपने चैप्टर में नहीं पढ़े, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो न्यूट्रॉन है ये आपने पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज में लिखा है दीज आर हाईली पेनिट्रेटिंग रेज, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज अ लिस्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन इन विच फील्ड बिगेस्ट एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स आर, ठीक है। आइसोटोप की सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन किसमें है, वो आपने सारे पॉइंट्स के नाम लिख देने हैं, ठीक है। जो आइसोटोप के एप्लीकेशन में पॉइंट्स आते हैं आपने उन सबके नेम्स मेंशन कर देने हैं, ठीक है। जैसे कि पहला उसमें था रेडियोथेरापी, वो आ जाएगा। सेकंड था मेडिसिन एंड डायग्नोसिस, ठीक है। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज फोर्थ वन उसमें है था पावर जनरेशन, ठीक है। और उसके अलावा एक फिफ्थ वन भी है, हाँ जी, आर्कियोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल यूजेस, ठीक है। तो ये 5 जो इनके हेडिंग्स हैं ये आपने इस आंसर में लिख देनी है। नेक्स्ट है फॉर व्हाट पर्पस आयोडीन 131 इज यूज्ड, तो आयोडीन 131 इज यूज्ड टू डायग्नोस गॉइटर इन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये आपके पास ये वाली लाइन मेंशन की गई, ठीक है, ये लाइन आ गई, ठीक है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के अंदर एक ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर बास का क्या होता है, किसी इंसान में अगर आयोडीन की कमी हो तो उसका वो ग्लैंड स्वेल हो जाता है, इसकी वजह से उसका पूरा गला, पूरी नेक बहुत ज़्यादा सीवियरली स्वेल हो जाती है, ठीक है। तो उससे एक डिजीज़ को कहते हैं, उस डिजीज़ को कहते हैं गॉइटर, ठीक है। उसके इलाज के लिए आयोडीन 131 का आइसोटोप, उसके इलाज के लिए नहीं, उसको पता लगाने के लिए कि इसको गॉइटर है या नहीं है, तो उसके लिए आयोडीन 131 यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है राइट यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी मीन्स कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। उसमें उसने कई यूजेस लिखे हैं, तो ये आपके पास पूरा पॉइंट आ जाएगा कि अगर स्किन कैंसर है तो फिर फास्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90 यूज़ होंगे, तो ये दोनों यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। वाई, बिकॉज इनमें से जो रेडिएशन निकलती है वो है बीटा रेडिएशन। बीटा रेडिएशन इतनी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं है, ठीक है, थोड़ी सी कम पेनिट्रेटिंग है। तो यही वजह है कि ये जो दोनों हैं ये ज़्यादा बॉडी के अंदर तक नहीं जा सकते, ऊपर ऊपर तक ही रहते हैं, तो स्किन तक ही रहते हैं। दैट्स वाई स्किन कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये दोनों यूज़ होते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कैंसर विद इन द बॉडी डिटेक्ट करना हो तो फिर कोबाल्ट 60 को यूज़ किया जाता है, बिकॉज कोबाल्ट 60 में से गैमा रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। और जो गैमा रेडिएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, वो बॉडी के अंदर तक जा सकती हैं, ठीक है। तो अगर बॉडी के अंदर वाले कैंसर का पता लगाना और ट्रीट करना हो तो कोबाल्ट 60। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल, ठीक है। सो इसका भी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, जहाँ पर आपके पास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला टॉपिक है, मेरे पास वो पेज स्किप है, ठीक है। पेज नंबर आपको मैं बताती हूँ, पेज नंबर है 35, ठीक है। उसके अंदर जहाँ टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, ठीक है, ये एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो उस पेज के लास्ट में आपके पास जो है वो 3 बने हुए, के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल, ठीक है, ये है। इनसे ऊपर एक लाइन भी लिखी हुई है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, वो नीचे लिखे हैं। यानी एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्या उसकी कैपेसिटी है, तो वो चारों क्या आपने बता देना है कि के शेल है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल है तो उसमें 8 आ सकते हैं, एम शेल है तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और एन शेल है तो उसमें 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी गई है। ठीक है, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में मैं डिटेल से समझा दूंगी। ठीक है, वैसे आप ये लिखनी कैसे है, ठीक है, वैसे तो आपके इस टेबल में दी हुई है। क्लोरीन है 17 और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर जी ये फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15 और ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट है, बोथ के एंड एल शेल ऑफ एन एटम आर कम्प्लीटली फिल्ड, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दैम। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, आप लोगों को इसके लिए पता होना चाहिए कि के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, और एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब आप इन दोनों को जमा करें तो कितने बने, 8 + 2 10 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फिर if both K and L shell of an atom are completely filled, there are total of 10 electrons present in them. ठीक है, आप because भी लिख सकते हैं, because K shell can accommodate 2 electron and L shell can accommodate 8 electron. ठीक है, नेक्स्ट है, what is meant by electronic configuration, उसकी आप डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, आप the distribution of electrons around the nucleus in various shells and subshells according to their energy increasing energy is called electronic configuration. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट शेल्स में और सब शेल्स में फिल किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम है, जिस सब शेल की, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आपने फिल करना है। फिर जिसकी ज़्यादा है, फिर वहाँ पे आप, यानी 1s है, उसकी एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s है, फिर उसमें जाएगा, फिर 3s है। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन की अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ सब शेल्स, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन फिशन रिएक्शन ऑफ U235। ठीक है, तो 3 न्यूट्रॉन्स आर प्रोड्यूस इन फिशन रिएक्शन ऑफ U235। ओके, विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ग्रेटर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, किस में न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन के बच्चों 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है। तो ट्रिटियम जो है उसके अंदर 2 न्यूट्रॉन हैं, बिकॉज उसका एटॉमिक मास है 3 लेकिन एटॉमिक नंबर है 1, तो 3 - 1 किया तो 2 आ गया, 2 उसके न्यूट्रॉन्स की तादाद है। नेक्स्ट इज द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी इन एम शेल इफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर 15। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप उसने आपसे कहा है कि एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, तो आप, अगर मैं ये न्यूक्लियस समझ लूँ, ठीक है, ये के शेल, पहला शेल के होता है ना, फिर ये हो गया जी एल शेल, एंड देन दिस वन इज एम शेल। ओके, तो के में तो टोटल उसने इलेक्ट्रॉन बताया 15 है इस एटम में। ठीक है, के में तो आपको पता है 2 आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बाकी एल में आपको पता है 8 आ सकते हैं, 8 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते। ठीक है, 10 हो गए, बाकी कितने बचे, 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एम शेल में। दैट मीन्स आंसर इज 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल। ठीक है, एम शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में तो उसने हमें कहा था ना कि हैं ही 15, तो एम शेल के लिए बचे ही 5 थे, लेकिन वैसे एम शेल में कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपने मैक्सिमम कैपेसिटी में अभी ऊपर भी पढ़ा सुना है कि एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन आइसोटोप्स एंड गिव एग्जांपल। आइसोटोप्स की डेफिनेशन है, ये हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, आइसोटोप्स क्या हैं, द एटम्स ऑफ द एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जिनके एटॉमिक नंबर ये हैं तो एक ही एलिमेंट के सारे एटम, ठीक है, यानी सारे सेम हैं। जैसे हाइड्रोजन के हैं तो सारे हाइड्रोजन ही हैं,
लेकिन इन सब के एटॉमिक नंबर भी सेम है बट इनके मास नंबर डिफरेंट है बिकॉज इनके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज होती है। तो इस तरह के एक ही तरह के एटम को एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहते हैं। एग्जांपल में आप हाइड्रोजन के लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, H11, H21, H31। ठीक है, इसमें एटॉमिक मास 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। नेक्स्ट है जी एक्सप्लेन आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अब एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, तो ये हैं जी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के नेचुरली होते कितने हैं 3। ठीक है, नेम्स लिखेंगे प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम और इन सब के आप फार्मूला लिखेंगे कि कितना मास नंबर एटॉमिक नंबर है। ठीक है, उसके बाद आप इसमें डायग्राम्स भी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ही आप कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन 0 है बिकॉज 1 - 1 = 0, 2 - 1 = 1। यहाँ न्यूट्रॉन 1 है और 3 - 1 = 2। ठीक है, ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही है क्योंकि जितने अंदर प्रोटॉन है 1 1 1 उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन? सो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. Thomson and proton was discovered by Goldstein। ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है। आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है जी लॉन्ग क्वेश्चन, हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एटम। यानी न्यूक्लियस का एक उसने पूछा सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में है लेकिन आपको ज़ाहिर है फिर उसका लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको सब कुछ बताना है, उसका एक्सपेरिमेंट भी पूरा बताएंगे, फिर आप ऑब्जर्वेशन बताएंगे, फिर आप उसका रिज़ल्ट बताएंगे कि ये रिज़ल्ट है। ठीक है, और डायग्राम भी आप बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं डायग्राम के लिए भी मार्क लिख दूँगी, वो भी आपको बनानी पड़ेगी। तो आप इंट्रोडक्शन पहले भी देंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, फिर ऑब्जर्वेशन और फिर रिजल्ट और डायग्राम। तो ये है हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, उसको देख लेते हैं। तो ये गोल्ड फॉयल, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, उसने लिए थे हीलियम के न्यूक्लियाई। ठीक है, हीलियम के न्यूक्लियाई क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है बच्चों, हीलियम जो है वो होता है He हीलियम। ठीक है ना, तो वैसे हीलियम होता है 4 2। ठीक है, अल्फा पार्टिकल उसने लिए थे। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स कहते हैं हीलियम के न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई। ठीक है, न्यूक्लियस जो है बच्चों उसका मतलब है सिर्फ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है क्या क्या आता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो नहीं ना आते, इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर होते हैं। तो यहाँ आप इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, हीलियम के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक है, आप देखते हैं हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है 2, मीन्स प्रोटॉन अंदर कितने हैं 2 प्रोटॉन हैं। न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं 4 - 2 = 2, तो न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2। ठीक है, अब उसने कहा है कि सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है, उसने आपसे ये कहा है कि उसको सिर्फ न्यूक्लियस चाहिए। ठीक है ना, अच्छा तो क्या करते हैं बच्चे, न्यूक्लियस के लिए सिर्फ हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिक्वायर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं रिक्वायर हैं, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दैट मीन्स अगर आप हीलियम के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो हीलियम पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो केटाइन बनता है यानी प्लस चार्ज आएगा। तो हीलियम के ऊपर प्लस चार्ज, और कितने प्लस चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। ठीक है,
इसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस की बात हो रही है, ठीक है, पूरे एटम की बात नहीं हो रही। तो हीलियम 2 प्लस है अल्फा पार्टिकल। अब आपने ये भी याद रखना है कि प्लस चार्ज है अल्फा पार्टिकल पे, ठीक है। चलें जी, अब देखते हैं डायग्राम में। देखें आप, ये देखें, ये हीलियम, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। हर एक सर्कल बनाया हुआ है, यानी न्यूक्लियस बनाया हुआ है। इलेक्ट्रॉन उसने बाहर शेल्स बनाए ही नहीं क्योंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है इसमें, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस ड्रॉ किया, पिंक कलर वाला न्यूक्लियस है, ठीक है। हर न्यूक्लियस के अंदर उसने 2-2 प्लस चार्ज रखे हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन है, 2 प्लस, सॉरी, हीलियम का भी हमने फार्मूला निकाला। हीलियम के ऊपर चार्ज क्या है? 2 प्लस, ठीक है। तो 2-2 वैसे भी प्रोटॉन 2 हैं, तो 2-2 प्लस चार्जेस हैं, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में। अच्छा जी, अब ये चीज़ इसने ले ली। अल्फा पार्टिकल इसने जनरेट कैसे किए? उसने जी रेडियम या और पोलोनियम, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, यानी इनमें से रेडिएशंस निकलती हैं, तो इनसे उसने अल्फा पार्टिकल हासिल किए, ये हीलियम के न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये जो हीलियम के न्यूक्लियाई एक ये लिए, एक चीज़ उसने ली गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल यानी जैसे एलुमिनियम फॉयल होती है वैसे गोल्ड फॉयल होती है, ठीक है, बारीक सी तार होती है। लेकिन गोल्ड एक एलिमेंट है, उसके एटम होते हैं, एटम जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो गोल्ड फॉयल ली जिसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर, यानी इतनी कम थिक, बिल्कुल ही थिन, इतनी थिन गोल्ड फॉयल उसने ली थी, ठीक है। तो उसने ये गोल्ड फॉयल है, यानी उसने एटम बनाया है गोल्ड के, एक न्यूक्लियस है दरमियान में और बाहर इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन उसने ऐसी शेल्स में नहीं बनाए बिकॉज बोहर ने और रदरफोर्ड को शेल्स का नहीं पता था, ठीक है, वो बाद में बोहर ने डिस्कवर किए, तो इसने वैसे ही बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कराए हुए, ठीक है। सो ये सारा कुछ है हमारे पास, ठीक है, हमने समझ लिया। इसके अलावा उसने यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट ली थी, यानी एक स्क्रीन ली थी ताकि वो इनका इफेक्ट देख सके, ठीक है। स्क्रीन के ऊपर जो है बच्चों कोटिंग की थी उसने जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से स्क्रीन को कवर किया था, ठीक है। जिंक सल्फाइड पे जब रेडिएशन निकलते हैं तो उस पर स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पे रेडिएशन आई है, ठीक है, जिंक सल्फाइड। अच्छा, तो अब प्लम पुडिंग मॉडल को इसने रॉन्ग करा दिया। अब इसने किया क्या, ये जो अल्फा पार्टिकल हैं इनको इस गोल्ड फॉयल के ऊपर बम्बार किया और फिर स्क्रीन पर देखा कि कौन से पार्टिकल जो है वो नज़र आए हैं और कौन से नहीं आए। तो उसने स्क्रीन पे ये देखा कि ज़्यादातर पार्टिकल सीधे ही आ गए, जैसे उसने डाले थे बिल्कुल डायरेक्ट स्ट्रेट आ गए, ठीक है, जैसे इन्होंने लाइन से ड्रॉ किए हैं स्ट्रेट, आपने भी ऐसे ड्रॉ करने, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिकल उसने देखा कि स्ट्रेट नहीं आए बल्कि ऊपर आए, नीचे आए, ठीक है। किसी ने थोड़ी सी डिफ्लेक्शन शो की, किसी ने लार्ज डिफ्लेक्शन मुड़े, ठीक है, तो लार्ज डिफ्लेक्शन शो की। और ये जहाँ पे भी देखें डिफ्लेक्शन हो रही न्यूक्लियस के पास हो रही है, ये याद रखें। आपने जब ड्रॉ करना है एरो, आपने ये वाला तब बनाना है कि न्यूक्लियस के पास से गुजर के डिफ्लेक्ट हो रहा हो, ठीक है। साइड वाले तो सीधे सीधे ही जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस के पास से बेटा क्यों हुआ डिफ्लेक्ट वाला? इन पे भी प्लस चार्ज, न्यूक्लियस पे भी प्लस चार्ज, रिपेल हो गए तो डिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है कुछ उसने देखे कि बिल्कुल ही रिपेल बैक हो गए, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही न्यूक्लियस के सेंटर से टकराए और वो वापस आ गए, ठीक है। ये उसने देखा और यही उसके ऑब्जर्वेशंस थे। ऑब्जर्वेशंस आ गए। ऑब्जर्वेशंस क्या थे कि तमाम पार्टिकल अनडिफ्लेक्ट ही गुजरे हैं। फिर एक और ऑब्जर्वेशन आ गया कि 20,000 पार्टिकल में से सिर्फ चंद थे जो कि डिफ्लेक्ट हुए और बहुत ही कम थे जो कि बाउंस बैक हो गए। नेक्स्ट रिजल्ट्स आपने न्यूक्लियस वाले लिखने हैं सारे, यानी कि आप यहाँ तक भी लिखते हैं, 4 लिखते हैं, वो भी इनफ, ठीक है, 4 इनफ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यही रिजल्ट दिया कि क्योंकि ज़्यादातर जो हैं वो सीधे चले गए पार्टिकल्स, दैट मीन्स ज़्यादातर एटम का हिस्सा एम्प्टी है। सेकंड उसने ये दिया कि जो कुछ पार्टिकल्स जो कि रिफ्लेक्ट हुए, उसका मतलब ये है कि क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे प्लस चार्ज है तो दरमियान में ऐसी कोई चीज़ है जिस पे प्लस चार्ज है और उसकी वजह से वो रिपेल हो गए अल्फा पार्टिकल और डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है। तो उसने कहा सेंटर में पॉजिटिव चार्जेस का एक सेंटर है, उसने उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। इस तरह न्यूक्लियस पता चला।
के सेंटर में है, ठीक है। फिर कुछ पार्टिकल बिल्कुल ही रिबाउंस हो गए, इसका मतलब है न्यूक्लियस ज़रा हार्ड है और डेंस है, ठीक है। फिर लेकिन सिर्फ चंद ही पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, बाकी सारे तो सीधे गए। इसका मतलब है ज़्यादातर हिस्सा खाली है एटम का, और न्यूक्लियस जो है उसका साइज़ ज़्यादातर हिस्से के मुकाबले में थोड़ा सा साइज़ उसका छोटा है। वैसे वो हार्ड डेंस है, लेकिन बाकी एटम के मुकाबले में उसका साइज़ छोटा है, ठीक है। तो ये सारा, और आप डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, सारा लिखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड राइट इट्स रूल। सो आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उसके रूल लिखेंगे। नंबर 35, तो वहाँ पे जहाँ पे लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, वहाँ से आपने स्टार्ट करना है इसका आंसर, ठीक है। वो वाला टॉपिक इसमें आएगा। उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यानी इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों आप डिस्ट्रीब्यूट करना है शेल्स में और सब शेल्स में, लेकिन किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह करना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं सबसे लो एनर्जी वाले शेल में या सब शेल में, फिर उससे ज़्यादा हाई एनर्जी वाले सब शेल में, फिर उससे हाई वाले में, फिर उससे हाई वाले में, ठीक है। यानी इंक्रीजिंग एनर्जी के हिसाब से जो हैं इलेक्ट्रॉन्स वो वेरियस शेल्स और सब शेल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके अलावा उसमें वो कहता है कि जो मोस्ट स्टेबल और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है सबसे लोएस्ट एनर्जी, यानी लोएस्ट एनर्जी वाला शेल सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो इसलिए लोएस्ट एनर्जी में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर हायर एनर्जी में जाएंगे एंड सो ऑन। फिर मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल आ जाती है, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ शेल क्या है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल शेल में 8 आ सकते हैं, एम शेल में 18 आ सकते हैं और एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फिर उसके अलावा जो सब शेल्स हैं उसमें भी एस सब शेल जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस के करीब होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर नेक्स्ट, ठीक है। और जो सब शेल हैं उनके अंदर भी उसने कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी बताई हुई है। एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद चंद चीज़ें हैं जो हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए, ठीक है। वो क्या है, हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता हो, फिर हमें सीक्वेंस ऑफ शेल्स एंड सब शेल्स पता हो एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। फिर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता हो कि एक शेल में मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है शेल की और सब शेल की, ठीक है। और फिर आप साथ में 1-2 एग्जांपल्स लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी एंड बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता होता है। तो ये है आपके पास 5 डिफरेंसेस, ठीक है। रदरफोर्ड की थ्योरी क्लासिकल थ्योरी के ऊपर बेस करती थी, ठीक है। क्लासिकल यानी ओल्ड थ्योरी जो अभी मैंने आपको बताई कि एटम को अपनी एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज़ करते रहना चाहिए, ठीक है, और वो गलत थी, उस पर इसकी थ्योरी बेस करती है। लेकिन बोहर की थ्योरी क्वांटम थ्योरी पे बेस करती है। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स, ठीक है, फिक्स एनर्जी। इसका मतलब ये था कि एटम की एनर्जी होती ज़रूर है और वो फिक्स एनर्जी होती है और वो हर वक्त रिलीज़ नहीं करता रहता, ठीक है। ये बोहर की थ्योरी थी कि उसकी एनर्जी होती है फिक्स और उसे कहते हैं क्वांटम। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड कहता था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बस ऐसे ही घूमते रहते हैं, कोई ख़ास शेल के अंदर नहीं घूमते। इसने कोई ऐसा शेल वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिया, ठीक है। उसने कहा बस घूमते हैं, ये उसने कहा। फिर इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस लेकिन ऑर्बिट्स के अंदर, ठीक है। इसने ऑर्बिट्स का बताया था और उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है, ठीक है, उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स होती है। थर्ड उसने बताया, इसने नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट्स, इसने ऑर्बिट्स का कुछ भी नहीं बताया, लेकिन इसने ऑर्बिट्स के बारे में बताया। तो उसने ये भी बताया कि ऑर्बिट क्योंकि सर्कुलर होते हैं तो उनका एक एंगुलर मोमेंटम होता है, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी किया है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ उसने बताया कि एटम जो है उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, ठीक है। ये भी आपने डिफेक्ट्स में पढ़ा है, लेकिन बोहर कहता है कि उसको लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए क्योंकि वो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज़ नहीं करता है। उसकी एनर्जी है लेकिन फिक्स है, वो हर वक्त रिलीज़ नहीं करता रहता, उसके पास है उसकी एनर्जी, ठीक है। अच्छा जी, फिफ्थ है एटम, इसके अकॉर्डिंग एटम कोलैप्स हो जाना चाहिए, जैसे भी हमने पढ़ा था।
डिफेक्ट्स के अंदर कि एनर्जी रिलीज़ करता करता आखिरकार न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा, तो टूट जाएगा, इस तरह तो एटम ही कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बोहर ने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए बोहर के अकॉर्डिंग एटम शुड एग्जिस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ये पूरा टेबल आप इसमें कोट कर देंगे, ठीक है। इसमें आप एलिमेंट के नाम का अलग नंबर मिलेगा, सिंबल लिखेंगे तो अलग मार्क मिलेगा, एटॉमिक नंबर का भी अलग मार्क होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का भी अलग, इसलिए आपने सारी चीज़ें लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। ये 1 से लेके 18 तक एटॉमिक नंबर्स की नेम्स हैं और इनके सिंबल्स हैं और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते कैसे हैं मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ, ठीक है। लेकिन उसको लिखने के लिए आपको पहली बात यह है कि एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि बोरोन है तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद होगा तो ये आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, चलें उसको भी देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का एक तरीका है, ठीक है, टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, पब्लिक, स्कूल, ठीक है। ये आपने याद रखना है, स्कूल भी 2 दफ़ा, पब्लिक स्कूल ये भी 2 दफ़ा, ठीक है। ये इनके पहले मैंने स्कूल का पहला एस लेटर लिख लिया, पब्लिक का पी लिख लिया, इस तरह ये सारे लिख लिए, ठीक है। सबसे पहले आपने ये लिखना है। अब आपने इनकी काउंटिंग करनी है, एस की काउंटिंग आप 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4, ओके। इस तरह से आप पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, ओके। ये इस तरीके से पहले आपने ये चीज़ बनानी है, किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है तो पहले आपने ये चीज़ बना लेनी, ठीक है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। एस की काउंटिंग 1 से स्टार्ट करें, पी की काउंटिंग 2 से स्टार्ट करें। अब आपने देखना है कि आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है। सपोज़ वो आपको कह रहा है कि बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के दिखाएं, तो बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, ठीक है। वो उसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है, पहले आपने ये लिखना है। अब आपने 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फिल करने हैं, कैसे करने हैं वो देख लेते हैं। उसके लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो एस है, एस के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। इसी तरह से जो पी है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। ओके, एस के अंदर अब हम ये 5 फिल करने लगे हैं। एस के अंदर कितने आ सकते हैं, 2, इसके अंदर भी 2, टोटल कितने हो गए, 4। 5 में से कितने बचे, 1, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ तक बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले आप बेशक मिटा दें या फिर आप इनके आगे 0 0 लिखते हैं कि इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसी के भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कार्बन के लिख के देखते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है जी 6, ठीक है। उसी तरह से आप बनाएंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, और फिर आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, फिर पी की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3, ओके। अब आपने 6 इलेक्ट्रॉन अंदर फिल कर देने, ठीक है। एस के अंदर आ सकते हैं 2, इसके अंदर भी 2, ठीक है। 4 हो गए, बाकी कितने बचे, 2, तो 2 आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। एक्चुअली तो पी के अंदर 6 आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इतने ही फिल करने थे तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 किए, ठीक है। तो ये जो है ये कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। सिमिलरली नाइट्रोजन अगर आ जाए तो नाइट्रोजन का होता है 7, ठीक है। उसी तरह से आप लिखेंगे स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। उसी तरह से आप इसकी काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4, पी की काउंटिंग करेंगे 2 3, और अब आप 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। एस में 2 आ सकते हैं, एस में 2 आ सकते हैं, 4 हो गए, बाकी कितने बचे, 3, तो 3 आ जाएंगे पी में।
ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह से सल्फर की लिख लेते हैं। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16। ओके, उसी तरह से ये आप बना लेंगे पहले स्कूल पब्लिक स्कूल। अब आपने 16 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ठीक है, एस के अंदर आएंगे 2, फिर एस में 2, फिर इसमें आपको पी में कितने आ सकते हैं 6, फिर एस में 2, कितने हो गए जी 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। बाकी कितने बचे 4, तो इस वाले पी में 4 ही आएंगे। ठीक है, तो ये जो है ये हो गई सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलरली आर्गोन की लिख लेते हैं। आर्गोन जो है उसमें आते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, स्कूल पब्लिक स्कूल। ठीक है, एस की नंबरिंग देंगे 1 2 3 4, पी की देंगे 2 and 3। ठीक है, ऊपर 18 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। एस में 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, पी में 6 आ सकते हैं, एस में 2 आ सकते हैं। कितने हो गए जी 6 7 8 9 10 11 12। बाकी कितने बचे 6 बचे, तो पी में 6 ही आ सकते हैं, तो 6 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इस तरीके से सबकी आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन की आप लिखना चाहते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। ओके, तो आप लिखेंगे स्कूल सारा लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो सिंपल 1 ऐसे लिख लें। और इसके ऊपर एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2, लेकिन हमारे पास है ही सिर्फ एक, तो 1, तो 1s1 हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। हीलियम जो है वो होता है 2, तो उसकी क्या होगी 1s2 होगी। ठीक है, इस तरीके से आप किसी की भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं, और इस तरह इन्होंने यहाँ पर सारी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आप ये तरीका समझ लें तो आप ही सबकी खुद ही लिख सकते हैं, बस आपको एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे।